गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 2 साइकोलॉजी, जिनका सब्सिडरी पेपर है। या वैसे ये सब्जेक्ट सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के भी लिए अच्छे हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे असामान्य क्या होते हैं। ये मनुष्य के लोगों टर्म में होते हैं। असामान्य मनुष्य क्या होता है, और मन जो हमारे होते हैं, मन वो इतना चंचल क्यों होते हैं, मन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा स्वप्न क्या होता है, हम अपने स्वप्न के बारे में पढ़ेंगे। मेरा स्वप्न क्यों आता है, स्वप्न का रचना कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फ्रायड के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रायड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे रिसर्च पेपर बहुत सालों के अथक प्रयास के बाद हम लोगों के बीच दिए थे। जो पहला टॉपिक है असामान्य क्या है। जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि कुछ लोग के शरीर बहुत गठीले होते हैं, बहुत पतले दुबले होते हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे एक हाथ नहीं होता है, एक पाँव नहीं होता है, फिर भी वो समाज में सबसे अलग होते हैं, दिखाई देता है। जैसे किसी का मान लो कि उसका सर जो है थोड़ा धंसा हुआ है, फिर भी उनका शरीर बहुत ही ताकतवर बलिष्ठ होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इन लोगों के बारे में जानेंगे। ये समाज को जैसे असामान्य को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक नॉर्मल में, एक अब नॉर्मल में। नॉर्मल वो होता है जो समाज के प्रति अच्छे सोचते नहीं, वो खुद के प्रति भी बहुत ही कष्ट डाल लेते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम असामान्य क्या होते हैं। तो अभी जो हम बतलाए थे असामान्य दो तरह के, अब नॉर्मल, नॉर्मल। अब नॉर्मल में जो हम लोग देखते हैं कि यह जो है परिस्थिति के अनुरूप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी बारिश का मौसम है, बारिश शुरू हुआ, हमारी परिस्थिति ऐसी बन गई कि हम लोग बारिश के मौसम में हम लोग क्या करेंगे, रेन कोट या छाता लेकर चलेंगे। लेकिन नॉर्मल जो अब नॉर्मल या सॉरी नॉर्मल जो होते हैं उनको ये पता ही नहीं कि बारिश होता है, मौसम क्या है। उसके बाद है सामाजिक कल्याण के वो हितकारी नहीं होते। हमारे जो समाज में बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी कार्य होते हैं, वो समाज के वो कल्याणकारी में वो अपना भाग नहीं निभा पाते हैं। और देखते हैं वो क्या होते हैं कि वो अब स्वयं अपने के हितकारी भी नहीं होते हैं। पहले बता चुके हैं, वो अपने लिए खुद व खुद नुकसान पहुंचा पाते हैं, और वो आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर वो नहीं रह पाते हैं। अब नॉर्मल जो होते हैं वो अपने आसपास के आदमी के साथ वो नहीं रह पाते हैं। सही या गलत का उसके पास ज्ञान भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इनके बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च पेपर दिए, उनके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले असामान्य क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। असामान्य के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उनका जो हम परिभाषा अगर हम दें तो कैसे देंगे। तो सर्वप्रथम अगर परिभाषा देना चाहें तो एक होम्स थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बतलाए थे 1998 में कि कोई भी व्यक्ति जो होते हैं वो अब नॉर्मल कब होता है, तो असामान्य व्यवहार का व्यवहार जो व्यक्तिगत रूप से दुखद हो, व्यक्तिगत रूप से अशक्त हो, अथवा सांस्कृतिक रूप से इतना विचलित हो कि दूसरे लोग उस व्यवहार को अनुपयुक्त समझे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वह संस्कृति रूप से जो कोई सा भी कार्य करेंगे वो दूसरे लोगों को नुकसान ही पहुंचाएंगे। उनकी परिभाषा ऐसे किए गए थे। और हम आगे बढ़ रहे लेकिन मन के बारे में पढ़ेंगे। मन मेरा क्या होता है और स्वप्न क्या होता है। उससे पहले हम लोग जान पाएंगे कि मेरी जो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रासायनिक क्रिया होते हैं जिसके वजह से हमारा ईगो जिसको बोलते हैं, उससे भी छोटा एक टर्म होता है ईड। ईड के बारे में अक्सर हम लोग नहीं जान पाते, ईड क्या होता है। और ईगो नॉर्मल में सब जानते हैं ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो सबसे अच्छे पहले आज जान लेते हैं मन के बारे में। मन जो होते हैं वह कई व्यवहारों में किया जाता है। जैसे मन का तात्पर्य आत्मा से या व्यक्तित्व से है। प्रारंभ में ऐसे विश्वास किया जाता था कि मन अपरिवर्तनशील है, जन्म से लेकर मृत्यु तक यह स्थिर रहता है। धार्मिक लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी हमारा जो मन है वर्तमान रूप में रहता है,
किंतु यह धारणा बहुत दिनों तक मान्य नहीं रह सकी। अरस्तु तथा अफलातून ने मन के विषय में गंभीर से विचार किए, बतलाया कि मन या व्यक्तित्व के कई पहलू या फिर उनका कई वैज्ञानिक नहीं है, विचार वैज्ञानिक नहीं है मन के। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में फ्रायड ने ही मन का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया है। पहले बता चुके, फ्रायड बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे रिसर्च पेपर दिए। उन्होंने बतलाया कि मन का स्वरूप गत्यात्मक है तथा इनके कई पहलू हैं। इन पहलुओं का ज्ञान विशेष रूप से संघर्ष की हालात में होता है, जब व्यक्ति एक से अधिक समान एवं विरोधी प्रेरकों के शिकार बन जाता है तो मन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान स्पष्ट रूप से होने लगता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के परिवर्तन की संभावना भी बढ़ जाती है। विभिन्न मानसिक विकृति वस्तुएं व्यक्ति के परिवर्तक रूप है, जिसके मौलिक कारण मानसिक संघर्ष है। फ्रायड के अनुसार मन के दो पहलू होते हैं, जिसका आकारात्मक पहलू तथा गत्यात्मक पहलू। मन का आकारात्मक पहलू होते हैं यह जो हमारे चेतन, मतलब चेतन आकारात्मक, हमारे शरीर के अंदर में चेतन और एक अर्धचेतन और एक गत्य चेतन। तो फ्रायड के पहले भी कई विद्वानों ने मन के बारे में अचेतन पहलुओं की चर्चा की है, किंतु उनका विचार वैज्ञानिक नहीं था। सर्वप्रथम फ्रायड ने ही वैज्ञानिक ढंग से अचेतन की व्याख्या की तथा इसके महत्वपूर्ण प्रकाश डाले। चेतन क्या होता है? चेतन आकारात्मक पहलू का वह भाग है जिसका संबंध हमारे वर्तमान से है। जो एफ फ्रायड ने बतलाया कि चेतन मन का वह भाग है जिसमें ऐसी इच्छाएं तथा विचार रहते हैं जिसका तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को तो रहता है। उदाहरण के लिए परीक्षा भवन में अगर परीक्षार्थी जिस प्रश्न का उत्तर लिखता रहता है उससे संबंधित सभी बातों का ज्ञान उस समय उसे रहता है, अतः वे सारी बात चेतन मन में ही रहता है। चेतन का कहने का मतलब ये हुआ कि परीक्षा हॉल में जो स्टूडेंट लिखते रहते हैं, एक क्वेश्चन देखा उसके टॉपिक पे ही पूरा क्वेश्चन उसके माइंड में एकदम टैप बाय टैप आते ही रहते हैं, वही हमारे चेतन मन होते हैं। चेतन मन की बहुत सारी विशेषता, उसमें से एक है यह हमारा छोटे उपखंड है। चेतन मन की विशेष विषयों में कई बार व्यक्तियों की जानकार होता है, फिर भी वो वर्तमान समय में वो नहीं आ पाता है, लेकिन इनका पुनः स्मरण आसानी से किया जा सकता है। चेतन मन का बाह्य जगत से यानी बाहरी जगत से वास्तविकता से निकट का संबंध रहता है। चेतन मन अचेतन मन अब अर्धचेतन पर प्रतिबंध का कार्य करता है। अब दूसरा है अर्धचेतन। वो क्या? अर्धचेतन आकारात्मक पहलू का दूसरा भाग है। एक ऐसे इच्छा एवं विचार रहते हैं जिसका तत्कालिक ज्ञान तो व्यक्ति को नहीं रहता है, लेकिन साधारणतः अंतरिक्षण द्वारा ज्ञात हो जाता है। जैसे एक प्रश्न का उत्तर लिखते समय विद्यार्थी को दूसरे प्रश्न से संबंधित बातों का आ जाना अर्धचेतन मन का भाग है। ऐसे इच्छाएं या विचार आता है जिसका प्रत्यावाह किया जा सकता है। अर्धचेतन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे मन का छोटा भाग है अर्धचेतन। अर्धचेतन और चेतन भाग के ये बीच वाले भाग, चेतन और अर्धचेतन के बीच अपेक्षा कमजोर करता है। अब क्या? अचेतन मन। अचेतन मन के आकारात्मक पहलू का सबसे बड़ा भाग है। हमारे शरीर में, हमारा मन में सबसे बड़ा भाग अचेतन का है। जिस प्रकार बर्फ के टुकड़े का बड़ा भाग पानी में डूबा रहता है, किंतु हमें छोटा पार्ट 1/10 भाग हमारे सब बर्फ के टुकड़े का पानी के अंदर रहता, एक भाग ऊपर रहता जो हम लोग को दिखाई पड़ता। सेम टू सेम वैसा ही हमारे मन की है। मन के इस बड़े भाग का ज्ञान अचेतन होने के कारण नहीं हो पाता है। अचेतन मन की व्याख्या विद्वानों ने कई तरह से किया, जिसमें फ्रायड के पूर्व भी अफलातून, अरस्तु जैसे यूनानी विद्वानों ने अनेक व्याख्या की है। कुछ लोगों का मत है कि अचेतन मन का वह भाग जिससे निष्क्रिय एवं व्यर्थ की मानसिकता क्रिया रहती है। इन क्रियाओं का जीवन में कई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, किंतु फ्रायड ने ही सर्वप्रथम इस मतों का विरोध किया और बतलाया कि अचेतन
चेतन मन की घटना निष्क्रिय या व्यर्थ नहीं है बल्कि सक्रिय होते हैं और उनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहारों पर पड़ता है। अचेतन की विशेषता क्या होता है कि अचेतन मन की विषय सामग्री मानव व्यवहार के महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अचेतन मन के प्रमाण क्या होते हैं? यह सम्मोहक होते हैं। जैसे फ्रायड के सम्मोहक के आधार पर कई अस्तित्व के सिद्ध किया। उन्होंने एक बीमारी के बारे में सिलसिले में बतलाया है कि फ्रायड को यह संकेत मिला है कि मन का एक ऐसा अवश्य है जिसका संबंध ऐसे बातों से है जिसका चेतना से कोई संबंध नहीं। मन के इसी भाग को फ्रायड ने अचेतन मन कहा है। सम्मोहित अवस्था में व्यक्ति ऐसी बात क्यों करता है, उन बात की चेतना बाद में क्यों नहीं रहता है? इस प्रश्न का उत्तर चेतन मन के आधार पर संभव नहीं है, किंतु अचेतन मन के अस्तित्व के स्वीकार कर लेने पर उस प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसान हो जाता है। अतः हमें बाध्य कारण अचेतन मन अस्तित्व का सामना करना पड़ता है। सम्मोहन के बाद की अवस्था, जैसे सम्मोहन की अवस्था में सम्मोहनकर्ता द्वारा जो आदर्श व्यक्ति को दिया जाता है वह उस आदर्श को पालन सहित अवस्था को समाप्त हो जाने तक बाद भी करता है, लेकिन वह इसका कारण नहीं बतला सकता है कि हमें सम्मोहन किसके द्वारा किया था। और हमारा स्वप्न क्या होता है? स्वप्न के आधार भी अचेतन का अस्तित्व प्रमाणित किया जा सकता है। स्वप्न भी हमारा एक तरह से अचेतन का ही भाग है। व्यक्ति निद्रा अवस्था में स्वप्न देखता है और नींद टूटने पर वह स्वप्न के वह याद रखता है कि कुछ को भूल भी जाता है। हम जानते हैं कि नींद की हालत में चेतन निष्क्रिय हो जाता है। स्वप्न क्यों देखते हैं? यह बात है कि चेतन मन के निष्क्रिय होने के उनकी लगाम ढीली पड़ जाती है, अतः चेतन क्रियाशील हो जाता है और स्वप्न की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। इसी वजह से हम लोग स्वप्न देख पाते हैं। अब क्या है कि हमारे जिंदगी में घबराहट